हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आज आपने एक काम करना है। आपने मेरी ईमेल पे अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ो और अपॉइंटमेंट फिक्स करो। मैं रोजाना देख रहा हूँ जितने बच्चे जो ना अपॉइंटमेंट लेते हैं, डिस्कस करते हैं, हर एक की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल स्ट्रेटजी है। किसी का जीएस पेपर 4 में प्रॉब्लम है, किसी को एसए में है, किसी को ऑप्शनल जो ना आंसर राइटिंग जो है कैसे स्टार्ट करनी है, किसी को सी सेट में प्रॉब्लम है। जीएस 1 में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय अनप्रिडिक्टेबिलिटी, सबसे बड़ा रिस्क जिस पे 100% रिस्क पे ज्यादातर बच्चे चल रहे हैं वो है प्रीलिम का जीएस पेपर 1 क्वालिफाइंग। क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तीन तीन बार हो गए, चार चार बार हो गए। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ये भी ना सोचे कि भाई मैंने जो है ना 90 नंबर कट ऑफ है, 91 कट ऑफ है, तो कट ऑफ पे ही रहना है। नहीं, कभी हमने ये सोचा है कि प्रीलिम में भी हम फर्स्ट 1000 में आ सकते हैं। एग्जामिनर को यूपीएससी की ये इंस्ट्रक्शन है, ये मान के चलो, चाहे मैं भी एग्जामिनर हूँ, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल उसी लेवल पे आपको क्वेश्चन देता हूँ, जो एग्जामिनर पढ़ता है वैसे मैं पढ़ाता हूँ। उसके माइंड में ये है कि यूपीएससी को दिक्कत ना आए। मुझे 13-14 हजार बच्चे लेने हैं 7-8 लाख बच्चों में। यदि वो थोड़ा सा भी पेपर आसान कर दे तो लास्ट के जो है एक मार्क में भी जो है क्या पता 5,000 बच्चे आ जाए। वो होने नहीं देंगे ऐसा। इसलिए उनका ध्यान है कि अनकन्वेंशनल, इम्पोर्टेंट, न्यूज़पेपर बेस्ड और मुश्किल, और वो क्वेश्चन देने हैं जो बच्चे जनरली छोड़ जाते हैं। मुझे भी पता है आप कौन सा गलत करोगे। मैं जो देता हूँ जैसे टेलीग्राम पे, कम्युनिटी पे या करंट अफेयर्स में आपको भेजता हूँ पीडीएफ, आप देखेंगे वो ज्यादातर आपको नहीं आते। और 25 मई तक आपको ऐसे ही चलता रहेगा। आप पता नहीं क्या पढ़ते रहेंगे, दुनिया भर की किताबें पढ़ते रहेंगे, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन एक भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले आप जो है, चाहे मुझे आधा घंटा देना पड़े आपको, चाहे 1 घंटा देना पड़े, जब आपसे आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री ऑफ चार्ज है, एक आपको 40 साल से ज्यादा के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से आपको बात करने का मौका मिल रहा है। आप कितने बताइए ईमानदारी से, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कितनी बार आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी से कितनी बार कर सकते हैं। इतनी बड़ी आपको सुविधा मिली है, सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेके आज और मेरे से बात कीजिए। मैं सबको सेटिस्फाई करूंगा और इतना आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जितने बच्चों ने अब तक बात किया वो कहते हैं जी हमारा स्ट्रेस खत्म हो गया आज। हम बहुत स्ट्रेस में थे, जो बच्चे कह रहे थे वही पढ़ते जा रहे थे, किताब भी उठा के ला रहे हैं और राजेंद्र नगर से, दुनिया भर के अमेजोन से मंगवा ली, फिर भी क्लियर नहीं होता, होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो ने जो है ऐसा रास्ता पकड़ लिया मसूरी का, जो कि कई साल में मसूरी पहुंचेंगे। भाई आप मान लिया जो है मसूरी, एक तो जो है कि शॉर्टकट से जा रहे हो 1 साल में ही, सीधे रास्ते से जा रहे हो दिल्ली से। एक जो है आप जो है साउथ से होकर जाओगे, पहुंच तो जाओगे 3-4-5 साल में, और कोई भरोसा भी नहीं। समझ गए ना? तो इसमें जो है पहले तो ये माइंड में रखो कि मैंने जो है मई 2025 का प्रीलिम 100% क्वालिफाई करना है। ये मत सोचो, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका एसए बहुत अच्छा है, जीएस पेपर बहुत अच्छे है, ऑप्शनल बहुत अच्छा है, लेकिन बेचारे प्रीलिम नहीं कर पाते। मैं आपका प्रीलिम कराऊंगा इस बार, मैं आपके साथ लगूंगा। मैं जब 15-15 घंटे, 12-12 घंटे सारा दिन लगा रहता हूँ, वो आपके करियर के लगता हूँ। मैंने पेपर नहीं देना 66 की एज में, 67 की एज में। फिर हमने जो है, जब आप अपॉइंटमेंट लोगे पहले मैं प्रीलिम का आपको अश्योर करूंगा भी कैसे आपने जो है 150 डेज में प्रीलिम को आपने सेफली, 20 नंबर फालतू आ जाए तो क्या नुकसान है, वाई ऑन कट ऑफ। फिर आपने मेंस एग्जाम में हर सब्जेक्ट के बारे में अपनी स्ट्रेटजी फाइनल करनी है। रैंक के लिए लड़ो। फिर आंसर राइटिंग कैसे करनी है मैं कर करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कितने जो है करंट में आपको आंसर राइटिंग करके दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन आएंगे हिट वो करो, पढ़ो वो जो पेपर में आएगा। अब आप कहेंगे इस पेपर का कैसे पता चलेगा? मैं बता रहा हूँ रोजाना आपको। आज रोजाना एक या दो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इनका आपको, मैं करंट अफेयर्स का। और
13-14 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन आपको प्रीलिम के दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको आते नहीं। क्यों नहीं क्लियर होगा? आप वो पढ़ते हैं जो आपको आता है सिर्फ, या किताबों में लिखा है। आप यूपीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ते, आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से पढ़ते हैं। ये गलती कर रहे हैं। जो इंस्टीट्यूट का टीचर आपको गाइड कर रहा है वो कर रहे हैं, यूपीएससी का जो टीचर गाइड कर रहा है वैसे करो ना, जैसे मैं करता हूँ। इसलिए क्लियर नहीं होता आपका 3-3 4-4 साल, और हर बार ऐसे वही गलती फिर करते हो। क्यों ना हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लें? उसके लिए मैंने आपको बताया, आप जो है मेरी मेल पे prof.spgoyal@gmail.com, ये आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको मेरी हमेशा। और मैं टेलीग्राम पे भी सब जगह बताता हूँ भी, आप जो है अपनी स्ट्रेटजी फिक्स कीजिए। हो सकता है मैं आपके जो है 1 साल बचा दूं, 2 साल बचा दूं, किसी के 3 साल बचा दूं। मैंने ये पूरा जो है, जैसे मैं मॉक इंटरव्यू में जो है हर साल जाता हूँ, मैं पूरा जायजा लिया है कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। और फिर मैं उसमें ये भी बताऊंगा आपने क्या नहीं पढ़ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कोई नहीं बताता क्या नहीं पढ़ना। भाई आपके रोजाना 3 घंटे आप खराब कर रहे हैं फालतू चीजें पढ़ के। जब आप न्यूज़पेपर से रोजाना मेरे क्वेश्चन ले रहे हैं, 13-14 क्वेश्चन, फिर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे, मैगजीन नहीं भी पढ़ोगे, तो आपके सारे सवाल ठीक होंगे। मैं तो ये कहता हूँ न्यूज़पेपर रोजाना आधा घंटा पढ़ना चाहिए। न्यू मैगजीन बिल्कुल जीरो पे ला दो। जब आपको 13-14 क्वेश्चन मैगजीन में मिल ही सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी मिलेंगे मेरे। तो मैं बार बार इसलिए चिल्लाता हूँ, इसलिए कहता हूँ आपको, बेटा अपना 1 साल बचा लो। और ज्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं, जब मान लिया 1 साल नहीं हुआ तो कहेंगे भी आप कोचिंग, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। भाई अच्छे की क्या डेफिनेशन है? अच्छे की तो वो है जो पेपर में क्वेश्चन आ जाए। वो सेल्फ स्टडी से भी आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट वाला क्या करेगा उसमें? उसको पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा? मुझे भी नहीं पता। मुझे ये जरूर पता है कि मेरे जो ना करंट अफेयर में से 20-25 क्वेश्चन आ जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता ही नहीं, 2 न्यूज़पेपर कवर करता हूँ। समझ गए ना आप? इस तरह से समझो। आप लापरवाही मत करो, अपने खिलवाड़ मत करो अपने करियर के साथ। अब ये 45,000 करोड़ का केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि हम रिवर्स को लिंक करके, जहाँ ड्राउट प्रोन एरियाज है वहाँ पानी यदि पहुंच जाए इरिगेशन का, तो हमारी कई गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा, वहाँ प्रोस्पेरिटी आ जाएगी उस एरिया में। ये पहला है, फर्स्ट केन बेटवा। और ये पेपर में पहले कई साल पहले आ भी चुका है, तो जब भी न्यूज़पेपर में, अब ये न्यूज़पेपर में ये स्टैटिक बन चुका था क्वेश्चन, आज ये करंट का बन गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है खाजुराहो में, मध्य प्रदेश से खाजुराहो में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन लेके आया, ये बनेगी। और अब आप समझो, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, आपको एक तो ये पता होना चाहिए इस आर्टिकल को पढ़ के, केन बेटवा जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी रिवर की। इसको मिलाने से कौन कौन से स्टेट में प्रोस्पेरिटी आएगी? बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड में कौन कौन से स्टेट है? समझ गए ना? ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ले आएगा इस न्यूज को पढ़ोगे जब। तो इसका मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, इसका मैं प्रीलिम का भी मेन का भी। समझ गए? लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा इसका, वो आपने सोल्व करना है इसको न्यूज का पढ़ के। अब ये हिंदू में बड़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम की न्यूज है। मैं गवर्नमेंट स्कीम कोई नहीं छोड़ता, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे इंडिया ईयरबुक में हो, चाहे योजना में। योजना के भी अब मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। योजना के मैं सारे के सारे एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ, आपने नहीं पढ़नी। यदि आप योजना पढ़ते मान लिया 10-12, तो आपको कई घंटे लग जाते हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशन जितने भी हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं, न्यूज़पेपर प्लस गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अब सभी कहेंगे कि योजना बहुत अच्छी मैगजीन है, सारे आपको, लेकिन समय नहीं है पढ़ने का। क्या पढ़े? मैं बताऊंगा। मैं क्वेश्चन ही दे दूंगा, आपने याद करने हैं बस। मैं सर्च करके ला रहा हूँ। जब मैं योजना में मान लिया मैंने एक दिन लगा दिया पूरा, 5-6 घंटे 10 घंटे, फिर आपको क्या जरूरत है? इसी तरह इंडिया ईयर बुक, सारी स्कीम, ऑल स्कीम्स, जितने ईयर बुक में है वो सारा मैं निकाल के लाऊंगा। आपको इंडिया ईयर बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये फायदा है मेरे साथ जुड़ने का। इस कोर्स में आप इमीडिएटली रजिस्टर कर लो। ये मेरी आपसे सिंसियर एडवाइस। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस कोर्स, आई टेल यू, इफ यू वांट टू क्लियर योर प्रीलिम एंड मेंस इन द फर्स्ट चांस। अब स्वामित्व स्कीम, ये पुरानी स्कीम है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटे हैं,
अब इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि स्वामित्व किस क्या एम है इस स्कीम का, क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यस, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लॉन्च कर रही है ये नहीं पता हमें, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है ना। और ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी 2020 में। क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स। इसका क्या फायदा हुआ भाई आप बताइए, मेन में भी आ गया तो। एक तो क्या है, फार्मर्स को लोन लेने में आसानी हो जाएगी, उसके बाद रिकॉर्ड है अपना डिजिटल। दूसरा, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा गांव में, वकीलों के नहीं जाएंगे कोर्ट्स में, पैसा नहीं खराब होगा इतना, बेचारों का टाइम नहीं खराब होगा, प्लानिंग कर सकते हैं, सरकार प्लानिंग कर सकती है, विलेज लेवल की प्लानिंग हो सकती है। ये सारे बेनिफिट है, कितना अच्छी स्कीम लेके आए हैं सरकार। और जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो ये स्कीम सारी आपने लागू करनी है, इसलिए पेपर में आएगा आपके। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो ना आपने अच्छी तरह से, मैं लाता रहूंगा, आप याद करते जाओ बस, रिवाइज। अब ये डिसास्टर मैनेजमेंट पे है, सुनामी। और ये हिंदू में मैं रोजाना जो है आपको एक या दो क्वेश्चन, साइंस पेज लास्ट में आता है, हार्ड कॉपी में नहीं आता, ये डिजिटल में आता है। ये आपको सुनामी पे ये क्यों आर्टिकल आया, ये आर्टिकल क्योंकि 26 जो दिसंबर है 2004, ये वर्ल्ड की नो हिस्टोरिक इवेंट हुई है। ये आपको लिखनी पड़ेगी कहीं एसए में भी, जीएस में, ऐसी डेट को याद रखना है। कई बार कहते हैं ना हमने डाटा नहीं याद करना, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। दिसंबर 26 2024 मार्च द 20th ईयर सिंस 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी। सुनामी क्या होता है? अंडर वाटर, अंडर सी अर्थक्वेक को कहते हैं। और ये ऐसी सुनामी आई थी जो 30 मिनट में जो है मद्रास तक पहुंची, चेन्नई तक, वहां तक पहुंच गई थी। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्या है, डिसास्टर मैनेजमेंट। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, फिर स्टेट की, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उनका क्या काम है। फिर नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट बिल लेके आ रहे हैं, विंटर सेशन में लेके आए हैं, आगे पास होगा मेरे ख्याल, बजट सेशन में ये पास हो जाएगा, या मानसून सेशन में, बजट सेशन में हो जाएगा। तो वो बिल में क्या संशोधन किया जा रहा है, क्या अमेंडमेंट आ रहा है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, पेपर में आएगा। मेन क्या इन एडवांस बता दिया मैंने आपको 7-8 महीने पहले, ठीक है। अब ये है कि एक संस्था इन इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम 2007 में बनी है। क्यों बनी? क्योंकि 2004 में सुनामी आ गई, उसके बाद हमारा नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी पास हुआ है 2005 में। तब जागे हम, पहले नहीं था हमारे पास, ना अलर्टनेस थी। यदि हमारे पास पहले ये सारा साधन होते तो इतना नुकसान नहीं होता जान माल को उस समय। अब ये इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम हैदराबाद में है, और इसको जो ऑपरेट करती है वो इनकोइस करती है हैदराबाद में। और इसका काम ये है कि इट ऑपरेट्स इनकोइस जो ऑपरेट्स सिस्मोलॉजिकल स्टेशंस, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स। ये समझ लीजिए कि आपको सुनामी के अलर्ट देगी, फोरकास्टिंग करेगी। हमारा बहुत एडवांस सिस्टम हो गया अब। और हमारा जो है ये पांचवा कंट्री है अब, यूएसए, जापान, चिल्ली एंड ऑस्ट्रेलिया, चार के पास एडवांस सुनामी अलर्ट है, वार्निंग सिस्टम है। ये पांचवा कंट्री हमारा बन गया है। और आपको ये भी लाइन लिखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्टर ऑफ फुकुशिमा डेची, इसी में लिखा है। जापान का जो है फुकुशिमा डेची जो न्यूक्लियर प्लांट था, वो जो है बर्न हो गया था 2011 में, जापान में सुनामी आई थी, और वहां पे जो लीकेज हुई थी, फिर रेडिएशन हुई थी, ठीक है। तो इस तरह के जो है साइंस पेज पे एनवायरनमेंट के, डिसास्टर मैनेजमेंट के, वाइल्ड लाइफ के, आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कितने अच्छे आर्टिकल आते हैं। ये सारे मैं आपको एमसीक्यू निकालता हूँ। अदरवाइज क्या, यदि मैं ये निकालता तो यह अननोटिस चला जाता, आई टेल यू, कोई नहीं पढ़ता इसको, इतने बड़े आर्टिकल को। अब ना आपको पढ़ने की जरूरत, मैं इसके सारे के सारे जो है आपको, जैसे आज 13-14 जो है एमसीक्यू और मेन के क्वेश्चन है, वो सारे आपको पीडीएफ मिलेगी जो एनरोल स्टूडेंट है। बच्चे ये पूछते हैं कई बार कि सर हमें क्या मिलेगा। भाई आपको जो है करंट अफेयर्स का 100% वन स्टॉप सोल्यूशन है इंडिया का ये।
ये मेरी गारंटी है, ये चीज और कहीं नहीं मिलेगी, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। क्यों? क्योंकि 4-5 घंटे इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, जिसकी इतनी एज होगी, जिसका 42 ईयर्स, 4 डिकेड का एक्सपीरियंस से ज्यादा, और जिसको यूपीएससी में वो 3 बार प्रीलिम भी क्लियर किया है, 83, 84, 85 का। प्रीलिम में तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है बाएं हाथ का खेल है, इतना अनकन्वेंशनल होने, अनप्रडिक्टेबल होने के बाद भी मुझे बहुत आसान लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी अप्रोच 100% यूपीएससी से मेल खाएगी। अब आपको एक क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई लिटरेचर से मिलेगा, बुक से। पिछली बार हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनकी किताब का नाम आ गया था। कोई कंट्रोवर्शियल किताब रही है, उसका नाम आ सकता है। किसी आर्मी जर्नल ने लिखा, उसका आ सकता है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन में जो एक्सपेक्टेड है, हमेशा इसका आएगा। अब ये जो है M.T. वासुदेवन नैयर, इनकी डेथ हुई है। इनके बहुत नावल है, मलयालम में है, एक तो ये ध्यान रखना, मलयालम लैंग्वेज में, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, संविधानिक। अब इनकी जो है क्लासिक मानी जाती है, एक नावल है, उसका नाम है नोलू कैटू। नोलू कैटू इसमें लिखा है, देखना बॉक्स में, बॉक्स को पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं करना आपने। नोलू कैटू इज कंसिडर्ड क्लासिक इन मलयालम लिटरेचर, और इनको साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिला है 1970 में। ठीक है, इस तरह करना आपने। अब ये आपने बहुत बार पढ़ी होगी, सलमान रश्दी की किताब है द स्टैनिक वर्सेस। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, क्योंकि पिछले जो है 36 साल से कंट्रोवर्शियल है किताब, इतनी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंडियन नावलिस्ट है, ब्रिटिश इंडियन नावलिस्ट सलमान रश्दी। राजीव गांधी के टाइम में इस पर बैन लगाया था, इस किताब पे। अब ये किताब का बैन खोल दिया है, और ये जो है वेरी सन्स बुक सेलर है, वो इस किताब वहां से परचेज होती है ये। और ये जो है, इसके कंटेंट जो है डीम टू बी ब्लास फेमस बाय मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। और आपको ध्यान होगा, पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, कि जो खुमैनी था उसमें, रोलो खुमैनी, ईरानियन लीडर, उन्होंने फतवा जारी किया था कि भाई इसको मारना है, रश्दी को मारना है। इस किताब में जो ना हमारे अगेंस्ट लिखा गया है, ब्लास्फेमी की गई है मुस्लिम के अगेंस्ट, और इसके पब्लिशर को मारना है। तो इसलिए ये कंट्रोवर्शियल किताब रही है पिछले 36 साल से। ये कभी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अब ये पिछली कोर्स में मैंने म्यांमार पे, एफएमआर पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, और वो आपको पीडीएफ भेज भी चुका हूँ, नए बच्चों को भी भेज दिए, जो करंट अफेयर एसेंशियल में है। उनको सारे मैंने 3300 क्वेश्चन भेज चुका हूँ पिछले साल के। वो सारे इंपॉर्टेंट है आज भी। 5-6 क्वेश्चन आएंगे उसमें 2025 में, 25 मई को। फ्री मूवमेंट रेजिम, अब इसमें गवर्नमेंट ने जो है पहले सस्पेंड कर दिया ये। अब सस्पेंड करने के बाद नई नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की, कि भाई जो है पहले जो बिल्कुल सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब चालू कर दिया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। कि एक तो 16 किलोमीटर था पहले, 16 किलोमीटर तक एंट्री जो है ना दोनों तरफ की अलाउड थी म्यांमार इंडिया के, क्योंकि उनका इथनिक रिलेशनशिप है हमारे यहाँ, मिजोरम में, मणिपुर में, इधर इथनिक रिलेशनशिप है उनके, उसी इथनिक के हैं ये। तो उसमें जो है ये 68 से चालू हुआ था। सस्पेंड इसलिए कर दिया कि एक तो इमिग्रेशन वो हो रही थी, इलीगल माइग्रेशन, एक हमारी जो है इंटरनल सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही थी। तो वहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर ने लिखा था कि ये बंद कर दो। तब ये जो है गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है। अब कुछ नोटिफिकेशन आई है कि वो बॉर्डर पास देगा बीएसएफ असम राइफल्स। अब आपको एक ये पता होना चाहिए, जैसे भूटान का बॉर्डर कौन कर रहा है उसको गार्ड, आपका म्यांमार का कौन कर रहा है, बांग्लादेश का कौन कर रहा है। मैं बार बार ये क्वेश्चन में देता हूँ आपके। अब ये असम राइफल कर रहे हैं, इंडिया म्यांमार बॉर्डर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा 2-3 दिन पहले, कौन कौन से स्टेट लगते हैं इसके साथ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब आपसे ये पूछा जाए किस स्टेट की सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है, लंबी बाउंड्री है, वो अरुणाचल प्रदेश की है, उसके बाद मिजोरम की है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया में जो है, क्योंकि इंडिया का पार्ट है ये, नॉर्थ ईस्टर्न में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना? तो अब ये क्या है, इन्होंने क्या किया है, तो बायोमेट्रिक्स शुरू कर दी, बॉर्डर पास इशू कर दिए, और उसको जो है 1 हफ्ते से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 1 हफ्ते रह सकता है म्यांमार में।
QR कोड एप्लीकेंट, QR कोड के साथ एप्लीकेंट, ठीक है। और उसी जब वहीं से जो सेम क्रॉसिंग पॉइंट से जो है वापस आना पड़ेगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ 7 डेज, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 7 डेज है, ये कंडीशंस है। तो ये आपके प्रीलिम में जो है MCQ में दे सकते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। तो ये इसका MCQ मैंने बढ़ा दिए, वो आपको PDF में मिलेंगे आपको। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमी पेज पे ये क्वेश्चन आएगा। आज ये क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियर, रियर कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पिछले कई सालों से नहीं आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीर क्या है, रीर के बढ़ने घटने से क्या होगा, डॉलर के साथ क्या संबंध है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से क्या संबंध है, इस आर्टिकल में बिल्कुल क्लियर किया है और मैंने सारे क्वेश्चन निकाल दिए। अब सबसे पहले तो आप ये देखा करो, एक्सप्लेन्ड लिखा होता है ई, इसमें डेफिनेशन लिखी होती है हमेशा, ये मैं कभी नहीं छोड़ता आपके लिए। वाई दिस हर्ट्स एक्सपोर्ट्स, रुपी वैल्यू अबो 100, अब ये 108 के करीब पहुंच गई रीर की वैल्यू। एक बार तो क्या है कि हमें 108 रुपए मिल जाएंगे 100 की जगह, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मान लिया यूएसए ने इंपोर्ट करना है, वो दूसरे कंट्री से कर लेगा, चाइना से। रीर का इफेक्ट क्या है, और ये 2015-16 का जो है इन्होंने बेस ईयर लिया, जैसे हम उसका लेते हैं ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ऐसे वो बेस ईयर है इसका। तो इसमें जो है रुपी वैल्यू अबव 100 as per real signifies overvaluation and exchange rate not falling enough to offset higher domestic inflation. To that extent, it is overvalued, making imports cheaper and export less cost competitive. और रील जो है नॉमिनल से जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेंगे हम दोनों कंट्री की, इसमें क्या है 40 कंट्री का है, 80 कंट्री का करीब करीब है जिनसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनकी करेंसी के हिसाब से ये जो है 80 कंट्रीज के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसके साथ हमारी ये जो है नीर और रीर की एडजस्टमेंट होती है। इसको आप बार बार पढ़ो, इसमें पूरी एक वीडियो बन सकती है। इसको आप स्टैटिक क्वेश्चन है, आपने हर तरह से पढ़ना है। इसको पढ़ने से क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा घटेगा, एक्सपोर्टर को नुकसान होगा फायदा होगा, देश की इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ेगा यदि 108 होता है तो हमें फायदा है नुकसान है, ठीक है ना। अब ये RBI जो है डाटा देती है इसका, रीर और नीर का डाटा कौन देता है, RBI, क्योंकि एक्सचेंज रेट वही डिस्कस करते, वही कंट्रोल करते, रेगुलेट करते। इसमें मैंने जो है कई क्वेश्चन निकाले। और रीर मेयर्स रुपीज वैल्यू विज डॉलर और अदर ग्लोबल करेंसीज, रीर इज ए वेटेड एवरेज ऑफ रुपीज एक्सचेंज रेट अगेंस्ट ए बास्केट ऑफ 40, ये 40 करेंसीज है, सॉरी भाई 40 करेंसीज है, मैंने शुरू में ठीक बोला था। 40 करेंसीज के अगेंस्ट जो है ना ये रीर वैल्यू निकलती है, ठीक है, ऑफ कंट्रीज दैट अकाउंट फॉर अबाउट 88% ऑफ इंडियाज एनुअल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जिन कंट्री का सब करीब 40 कंट्री है जिनका हमारे साथ 40 कंट्री की ये करेंसी बास्केट है, वो वेटेड एवरेज निकाली गई है इंडेक्स की, ठीक है। पहले 105 था, देखिए जनवरी में 22 में 105 था, ये अब 108 हो गया, बढ़ गया, फिर 99 भी आ गया था बीच में, ये डायग्राम देखिए। तो मेन, अब इसमें दिया है कि मेन रीजन फॉर डाइवर्जेंस क्या है, रुपीज साइमल्टेनियस वीकनिंग, स्ट्रेंथनिंग, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, कई रीजन है, ठीक है। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, फिर इसको जो है स्टैटिक किताब से पढ़ो, रीर और नीर, ठीक है। और रीर जो है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, ये ध्यान रखना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, ये मान के चलो कि मैंने फोरकास्ट कर दिया ये आएगा, इसको समझो, फिर भी नहीं समझ आएगा आप कमेंट बॉक्स में डालना, फिर हम इसकी सेपरेट वीडियो इसके लेके आएंगे, इसको पूरी तरह से पूरी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे इसकी, और पूरा इसका जो है क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे कैसे पड़ेगा, ये प्रीवियस के क्वेश्चन में यदि है तो आपने ढूंढना है, ठीक है। और इसके मैं पूरे जो है आपको मॉक टेस्ट में भी इसका क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। अब ये अब ये न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस की, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब रेड पांडा के बारे में जो है डिटेल दी गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एनवायरमेंट से रेड पांडा आ सकता है, ये एंडेंजर्ड भी है। अब रोटरडम जो है नीदरलैंड का जो है, वहाँ पे जूलॉजिकल पार्क है,
उनका, रोटरडम, नीदरलैंड से। वहां से इन्होंने 2 जो है हमें क्रिसमस गिफ्ट दिए हैं, रेड पांडा मेल। क्यों दिए हैं? हमारे यहाँ जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए, इन ब्रीडिंग ना हो। जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी उतनी एडेप्टेशन बढ़ेगी, उतनी इनकी जो है स्ट्रेंथ आएगी रेड पांडा में, कंजर्वेशन में हेल्प मिलेगी हमें। अब ये कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से जू में आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में, गिफ्ट के तौर पे आ रहे हैं रेड पांडा। तो रेड पांडा पे मैं सेपरेट वीडियो वाइल्ड लाइफ सीरीज में मैंने शुरू कर दी। इसकी सेपरेट वीडियो आपको वीडियो मिलेगी, जिस जो स्टूडेंट्स रजिस्टर करेगा उनको सारी वीडियो वाइल्ड लाइफ सीरीज की भी, आपको 10 मॉक टेस्ट की भी, आपको वर्ल्ड के मैप की भी, जैसे पिछले साल मिली, कसर नहीं छोड़नी। आपको ये शक नहीं होने देना कि प्रीलिम हमारा क्लियर नहीं होगा। बस ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको कि मेरा प्रीलिम जो है कम से कम मुझे 20 नंबर ज्यादा लेने कट ऑफ। अब ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, 4 स्टेटमेंट दे दी, आपने बड़े ध्यान से करनी है। हो सकता है चारों ठीक हो सकता है 1 ठीक हो, 2 ठीक हो, 3 ठीक हो, चारों गलत हो। ठीक है, ये क्योंकि ये इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट में भी, ज्योग्राफी में भी, सभी तरह से। और ये देखिए कौन सा टाइगर रिजर्व इसमें अफेक्ट होगा, मतलब आपने बहुत ध्यान से करना है। बुंदेलखंड में कौन से स्टेट आते हैं, मैंने बहुत इस पे जोर लगाया, इस पे, इस क्वेश्चन को बढ़ाने में मैंने बड़ा समय लगाया। फिर मेन का बढ़ा दिया, critically examine Kane Betwa river linking project, what are the pros and cons of Kane Betwa river linking project। ये 10 नंबर का दे दिया, आपके 7 नंबर आ सकते हैं यदि ध्यान से लिखोगे मेरी तरह से, जैसे मैं बताता हूँ। लिख के भेजो। अब आपने इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको बताता हूँ मेरी वीडियो की जहां तक मैं समझता हूँ इंडिया में बेस्ट क्वालिटी है, आप भी जानते हैं, लेकिन व्यूवर नहीं है, क्योंकि वीडियो इतनी आ गई यूट्यूब पे, अच्छे बुरे का पता नहीं चलता। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने सुबह सारे कितनी मतलब समय लगाया बनाने में। इसको आपने आंसर लिख के मेरे को भेजो, कमेंट बॉक्स में डालो इसका आंसर, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऐसे मैंने जो है 13-14 क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिलेगी, जो एनरोल स्टूडेंट है उनको पीडीएफ मिलती जाएगी रोजाना। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 या 2 रोजाना डालूंगा आपको वीडियो में। इससे आपको यह पता चल जाए क्वालिटी का कि मेरे जो ना 14-15 क्वेश्चन की क्वालिटी क्या होती है, 20 क्वेश्चन की, कभी 10, और कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए। भाई आपने तो हलवा बनाया बना मिल रहा है, खाना ही है देसी घी का, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, इमीडिएटली 150 डेज है, एक भी दिन खराब मत करो। एक प्रोफेसर जो है यदि आपको एडवाइस दे रहा है तो उसको समझो, ठीक है ना। तो इसके जो है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर आपने इसका आंसर लिख के भेजना है। और कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एनरोल करते हैं आपकी रिक्वायर वो बताओ कौन क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, प्रीलिम मेन। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन तो मेन में गलत नहीं होना चाहिए करंट अफेयर्स का, और आपको एक माइंड सेट होना चाहिए कि कैसे लिखना है मैंने। और प्रीलिम का तो मतलब ही नहीं आपका गलत हो जाए करंट में। थैंक यू वेरी मच।